नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री का आज ये 16वां लेक्चर है दोस्तों। और आज हम यहाँ पे पल्लव वंश और चोल वंश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दक्षिण भारत में हम यहाँ पे दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भारत के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम दक्षिण भारत के इतिहास पर हम चर्चा कर रहे हैं। और दक्षिण भारत का दोस्तों इससे पहले एक लेक्चर आ चुका है। लेक्चर जो 15 था उसमें मैंने आपको दक्षिण भारत के जो संगम कालीन इतिहास था, जिसमें चोल, चेर और पांड्य राजवंश के बारे में मैंने आपको बता दिया था। और वहीं पर दोस्तों एक पॉइंट मैंने वहां पे डिस्क्राइब किया था, एक पॉइंट आपको समझाया था कि जो संगम काल का चोल वंश है, उसी चोल वंश कुछ समय बाद जहां पर चोल वंश है वहीं पे एक नए वंश की स्थापना होती है, पल्लव वंश की। और दोस्तों जो चोल वंश है, मैंने आपको समझाया था चोल वंश वो दो शाखाओं में उदय होता है। एक चोल जो वंश है ये है आपका संगम काल का। कल की वीडियो मैंने आपको ये बता रखा है। इसमें चोल वंश जो संगम काल का, इसका सबसे प्रतापी शासक था करिकाल। चोल वंश के कुछ समय पश्चात दोस्तों यहाँ पे एक नए वंश की स्थापना होती है, पल्लव वंश। और फिर पल्लव वंश के बाद पुनः यहाँ पे चोल वंश की दूसरी शाखा की क्या होती है, स्थापना होती है। तो आखिरकार ऐसा कैसे हुआ है, किस प्रकार ये होता है, किस प्रकार से यहाँ पे चोल वंश की दूसरी शाखा स्थापित होती है, तो इसी दूसरी शाखा के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे इनके बीच जो ये पल्लव वंश आए यहाँ पे, जो प्रथम शाखा है और दूसरी शाखा है चोल वंश की, उनके बीच जो पल्लव वंश आए यहाँ पे, इसके बारे में भी डिटेल्स में चर्चा हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर यहाँ पे शुरू करते हैं। अब ये देखो, प्रत्येक चीज में आपको यहाँ पे प्रत्येक वंश के बारे में, प्रत्येक जो राज्य है उसके बारे में आपको मैप के माध्यम से समझाने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूं। तो ये है यहाँ पे पल्लव वंश। संगम काल में यहाँ पे क्या था, चोल वंश, ठीक है, संगम काल में। और लगभग यहाँ पे अगर बात करें 575 और 575 के आसपास सिंह विष्णु नामक व्यक्ति, जहां पे पहले चोल वंश हुआ करता था संगम काल का, वहां पे पल्लव वंश की नींव डालता है और पल्लव वंश की स्थापना करता है। तो ये यहाँ पे स्थापित हो चुका है लगभग 500 ईस्वी के आसपास पल्लव वंश। पल्लव वंश का जो संस्थापक माना जाता है, ये माना जाता है सिंह विष्णु, जिसका शासनकाल माना जाता है 575 से लेकर 600 ईस्वी के आसपास तक। इसने प्राचीन चोलों के स्थान पर, जो चोल वंश की प्रथम शाखा है, इसको प्राचीन चोल भी कहा जाता है। तो प्राचीन चोल के स्थान पर सिंह विष्णु ने यहाँ पे कर दी है पल्लव वंश की स्थापना। तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन है, तो वो है यहाँ पे सिंह विष्णु। अब देखो, प्राचीन चोल या जो संगम कालीन चोल थे, उनकी राजधानी थी यहाँ पे उरैयूर। जबकि पल्लव वंश के जो शासक है सिंह विष्णु, इसने अपनी राजधानी कहाँ बना दी है, कांची बना दी है। ये तमिलनाडु में है, कांची यानी कांचीपुरम। कांचीपुरम है पल्लव वंश के शासकों की राजधानी, जबकि प्राचीन चोलों की राजधानी कहाँ थी, उरैयूर थी। आपको साथ लेके यहाँ पे चलना होगा। और दोस्तों अगर आपने विशेष तौर पर, मैं दक्षिण भारत को यहाँ पे बार बार आपको समझा रहा हूँ कि अगर जो लेक्चर आप पढ़ रहे हैं उससे पिछले लेक्चर जितने भी हो चुके हैं वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये छोटे छोटे राजवंश है और आपको इस प्रकार से इनको समझना पड़ेगा। तभी मैं यहाँ पे क्रम के अनुसार यहाँ पे वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है। पिछली बार मैंने चोल वंश प्राचीन पढ़ाया था, अभी हम यहाँ पे द्वितीय शाखा इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप कोई भी वीडियो न छोड़े यहाँ पे, और तब आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ सकेगा। तो राजधानी इनकी कांची यानी कांचीपुरम। साथ साथ जो ये सिंह विष्णु था, ये वैष्णव मतानुयायी था। और इसके दरबार में एक संस्कृत का दोस्तों महाकवि हुआ करता था, भारवी, जो कि एक संस्कृत का महाकवि विद्वान था। और इसने दोस्तों एक महाकाव्य की रचना की है जिसका नाम है किरातार्जुनीयम, ठीक है, किरातार्जुनीयम। तो इस महाकाव्य की रचना किसने की है, ये की है भारवी ने, जो कि किस शासक के दरबार में रहता था, सिंह विष्णु के दरबार में रहता था, पल्लव वंश का संस्थापक था। साथ साथ इसने महाबलीपुरम में आदिवराह गुहा मंदिर का निर्माण कराया था। जबकि जो महाबलीपुरम नामक शहर वो किसने बसाया है, नरसिंह वर्मन ने, जो आने वाला शासक है। लेकिन उस समय यहाँ पे महाबलीपुरम इसका नाम बाद में पड़ा,
लेकिन यहाँ पर ये आदिवराह गुहा मंदिर का निर्माण करा चुका था सिंह विष्णु। मंदिरों को आपको जरूर नोट करना है, क्योंकि दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं वो काफी महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के व्यू पॉइंट से, जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं। उसके बाद पल्लव वंश का जो दूसरा शासक हुआ महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम, इसका शासनकाल 600 से लेकर 630 ईस्वी के आसपास माना जाता है। वैसे आपको शासनकाल नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप कौन से समय में अभी यहाँ पे चल रहे हैं, यह आपके लिए जानना आवश्यक है, तब आप यहाँ पे समझ सकेंगे। तो जो महेंद्र वर्मन प्रथम है, इसका युद्ध होता है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ, और पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों महेंद्र वर्मन को पराजित करता है। अब देखो महेंद्र वर्मन की राजधानी, महेंद्र वर्मन पल्लव वंश का है, तो पल्लव वंश की राजधानी है कांची, तो इसकी राजधानी भी कहाँ होगी, कांची। तो ये चालुक्य शासक है पुलकेशिन द्वितीय, ये इसकी राजधानी कांची पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है और एक उपाधि धारण करता है। और वो उपाधि कौन सी है, कांची कोंड। कांची को जीतने वाला कांची कोंड। कांची कोंड की उपाधि किसने धारण की, पुलकेशिन द्वितीय ने, क्योंकि इसने महेंद्र वर्मन प्रथम को हराकर उसकी राजधानी कांची पर आक्रमण किया था और एक नई उपाधि धारण की थी कांची कोंड के नाम से। उसके बाद दोस्तों महेंद्र वर्मन के बाद पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक जिसे कहा जाता है उसका नाम है नरसिंह वर्मन। और इस नरसिंह वर्मन ने महेंद्र वर्मन प्रथम की हार का बदला लिया, किससे, पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी थी दोस्तों वातापी। ये वातापी के चालुक्य वंश का शासक है पुलकेशिन द्वितीय। देखो जो चालुक्य वंश है उसकी भी 3 शाखाएं थी, वातापी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य, वेंगी के चालुक्य। तो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें आपको चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ाने वाला हूं, तो थोड़ा वेट कीजिए, कल की वीडियो में उसको आपको डिटेल्स में समझाया जाएगा। तो पुलकेशिन द्वितीय ये आपका वातापी चालुक्य वंश का शासक है और इसकी राजधानी कहाँ है, वातापी है। तो नरसिंह वर्मन क्या करता है, अब पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी वातापी पर आक्रमण कर देता है और क्या उपाय धारण करता है, वातापी कोंड, यानी वातापी को जीतने वाला वातापी कोंड। वातापी कोंड की उपाधि किस पल्लव वंश के शासक ने धारण की थी, नरसिंह वर्मन ने। देखो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, महेंद्र वर्मन प्रथम को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया और इस महेंद्र वर्मन प्रथम की हार का बदला फिर किसने लिया, नरसिंह वर्मन ने। इसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उसकी राजधानी वातापी पर आक्रमण किया और वातापी उसको विजित करके वातापी कोंड यानी वातापी को जीतने वाला की उपाधि धारण की नरसिंह वर्मन ने। साथ साथ नरसिंह वर्मन के दरबार में 641 ईस्वी के आसपास चीनी यात्री वैनसांग आया था। देखो वैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भारत। तो यहां से आप ये लगा सकते हैं कि जब दक्षिण में नरसिंह वर्मन ये पल्लव वंश का शासक है, यहाँ पे इसका शासन चल रहा है, तो उत्तर में कन्नौज में किसका शासन है, उत्तर में कन्नौज में अभी किसका है, हर्षवर्धन का शासन है। तो एग्जाम में इस प्रकार से बन सकता है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में पूछे जाने लग गए एग्जाम में कि हर्षवर्धन का जब शासनकाल चल रहा था उस समय पल्लव शासक उसका समकालीन कौन था, तो वो था नरसिंह वर्मन, जिसके दरबार में 641 ईस्वी में वैनसांग गया था। उसके बाद इसने महाबलीपुरम नगर की स्थापना की। काफी प्रसिद्ध नगर है महाबलीपुरम, या इसको मल्लपुरम भी इसको कहा जाता है, महामल्लपुरम या महाबलीपुरम भी इसको कहा जाता है। तो इस नगर की स्थापना का श्रेय जाता है नरसिंह वर्मन को। और दोस्तों महाबलीपुरम में इसने सप्त पैगोड़ा मंदिर का निर्माण कराया था। यहाँ पे वैसे टोटल यहाँ पे क्या है, 8 रथ है। सप्त पैगोड़ा का मतलब है 7 रथ। वैसे दोस्तों महाबलीपुरम में टोटल 8 रथों वाला मंदिर स्थित है, लेकिन वहां पे 7 रथ जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सप्त पैगोड़ा मंदिर कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आप इसको कर लीजिए कि सप्त पैगोड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपका महाबलीपुरम में स्थित है। और इस सप्त पैगोड़ा मंदिर का निर्माण महाबलीपुरम में किसने कराया था, तो वो कराया था नरसिंह वर्मन ने। इस सप्त पैगोड़ा मंदिर में 5 पांडवों के रथ भी हैं, द्रौपदी का वहां भी एक रथ है, और सबसे बड़ा जो रथ है वहां पे वो है धर्मराज युधिष्ठिर का, जबकि जो सबसे छोटा रथ है वहां पे वो द्रौपदी का है। तो सप्त रथों का मंदिर यानी सप्त पैगोड़ा मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाबलीपुरम में ये स्थित है और इसका निर्माण नरसिंह वर्मन ने कराया था। उसके बाद दोस्तों नरसिंह वर्मन के बाद पल्लव वंश का शासक होता है नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसने कांची में यानी जहां पे ये पल्लव शासकों की राजधानी थी कांची,
वहां पर कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। तो कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। उसके बाद एक अन्य शासक होता है इस वंश में, अपराजित वर्मन, और यह है पल्लव वंश का अंतिम शासक। इसका शासनकाल लगभग 830 के आसपास माना जाता है, 830 से लगभग 903 ईस्वी के आसपास। ठीक है, अब देखो ये अंतिम शासक है ना ये पल्लव वंश का, यानी अब यहां पे चोल वंश की दूसरी शाखा, चोल वंश दूसरी शाखा उदय होने वाली है। तो यहां पे हुआ क्या था, यहां पे थोड़ा एक बार यहां पे समझने का प्रयास कीजिए। जब यहां पे संगम कालीन चोल शासन कर रहे थे, तो कुछ समय बाद यहां पे पल्लव शक्तिशाली हो जाते हैं। पल्लव इन चोलों को हराकर चोलों को क्या बनाते हैं? अपना सामंत बनाते हैं। तो जब तक यहाँ पे ये 500 से लेकर और 900 के आसपास, जब तक ये पल्लव वंश का शासन चल रहा है, पल्लव वंश के राजा यहाँ पे शासन कर रहे हैं, तो जो चोल वंश के राजा थे, ये उनकी जो पीढ़ी थी वो अभी इनकी क्या है? सामंत है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे पल्लव वंश क्या हो जाता है? पल्लव वंश के शासक धीरे धीरे कमजोर होने लग जाते हैं, और फिर चोल वंश के जो इनके सामंत थे वो इसका फायदा उठाकर क्या करते हैं? विद्रोह करके यहाँ पे फिर चोल वंश की दूसरी शाखा स्थापित करते हैं। तो अपराजित वर्मन को किसने हराया था दोस्तों? ये हराया था आदित्य प्रथम ने, आदित्य प्रथम ने। तो इसलिए आदित्य प्रथम, इसको यह माना जाता है कि इसने जो चोल वंश की जो दूसरी शाखा है, इसके शासनकाल के दौरान चोल वंश की दूसरी शाखा पूर्ण रूप से क्या हो गई थी? पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गई थी। क्योंकि वैसे चोल वंश की जो दूसरी शाखा की स्थापना का श्रेय जाता है वो विजयालय को जाता है। किसको जाता है? विजयालय को। लेकिन इसने चोल वंश की दूसरी शाखा की स्थापना तो की, लेकिन ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं था। अभी यहाँ पे क्या है? पल्लव वंश का शासन चल रहा था। लेकिन जब आदित्य प्रथम बनता है शासक चोल वंश का, तो ये पूर्ण रूप से पल्लवों को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। तो यहाँ पे दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया अपराजित वर्मन को किसने पराजित किया? आदित्य प्रथम, जो कि चोल शासक था। तो इसलिए इसको ये माना जाता है कि जो कुल मिला के आप ये लगा सकते हैं, चोल वंश की जो दूसरी शाखा है उसका वास्तविक संस्थापक आप इसे कह सकते हैं। तो आदित्य प्रथम ने यहाँ पे क्या कर दिया है? पल्लवों के ध्वंसावशेष पर यहाँ पे चोल वंश की दूसरी शाखा की स्थापना कर ली है, या आप ये भी कह सकते हैं कि चोल वंश की उसने पुनः स्थापना कर ली है। तो पल्लव वंश आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं चोल वंश, और यहां पर मैं ब्रैकेट लिख रहा हूं, यह है दूसरी शाखा। प्रथम शाखा वो संगम काल की थी, वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज्ड नहीं होने वाले हैं। अब जो चोल वंश का संस्थापक है वो है यहाँ पे दूसरी शाखा का संस्थापक, वो है विजयालय। तो कई बार सिंपल क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि चोल वंश का संस्थापक कौन है, और यहाँ पे ऑप्शन इन्हीं जो ये शाखा है मतलब इन्हीं राजाओं के ऑप्शन आते हैं, तब आपको विजयालय करना है। क्योंकि जो संगम कालीन चोल वंश है उसका कौन सा संस्थापक है, इस पर कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है उस राजा का। ठीक है, तो चोल वंश का संस्थापक कौन है? यहाँ पे विजयालय चोल वंश की दूसरी शाखा का संस्थापक है, और इन्होंने अपने राजधानी अभी कहां बना दी है? तंजौर बना दी है। जबकि जो संगम कालीन चोल वंश था उसकी राजधानी कहां थी? उदयपुर थी। तो विजयालय को दोस्तों चोल वंश का दूसरा संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि ये द्वितीय शाखा की इसने स्थापना की है, तो दूसरा संस्थापक भी इसे माना जाता है। साथ साथ ये विजयालय पहले क्या था? ये पल्लवों का सामंत था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अभी चोल है ये पल्लवों के सामंत हैं, और अब जब पल्लव शक्तिविहीन हो जाएंगे और चोल फिर यहाँ पे क्या करेंगे? अपनी चोल वंश की पुनः स्थापना करेंगे। तो विजयालय यहाँ पे दूसरा संस्थापक है जिसने दूसरी शाखा की स्थापना की, चोल वंश की दूसरी शाखा की स्थापना, और राजधानी तंजौर, और इसको एक उपाधि दी गई है, वो क्या है? नरकेसरी। उसके बाद आता है यहाँ पे आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम ने क्या किया? जो पल्लव वंश का अंतिम शासक है, कौन? अपराजित वर्मन। ठीक है, अपराजित वर्मन, इसको आदित्य प्रथम ने पराजित किया और पल्लवों को पूर्ण रूप से समाप्त किया। और इसने कौन सी उपाधि धारण की? कोदंड राम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस चोल शासक को कोदंड राम की उपाधि दी गई है? तो वो दी गई है आदित्य प्रथम, जिसने पल्लवों को पूर्ण रूप से पराजित किया और स्वतंत्र चोल साम्राज्य की स्थापना की।
स्वतंत्र चोल साम्राज्य की स्थापना की, क्योंकि अब पल्लव वंश पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो राजा आता है उसका नाम है परांतक प्रथम। परांतक प्रथम इसने क्या किया दोस्तों, मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। अब देखो मदुरई किसकी राजधानी है, मदुरई है यहाँ पे राजधानी पांड्यों की। जो पांड्य राजवंश है वो अभी भी चल रहा है, तो पांड्य राजवंश की राजधानी है मदुरई। यानी परांतक प्रथम ने क्या किया, मदुरई पर आक्रमण किया और मदुरई को जीतकर मदुरई कोंड की उपाधि धारण की परांतक प्रथम ने। साथ साथ परांतक प्रथम का संबंध है तकोलम युद्ध से, और तकोलम युद्ध जो होता है दोस्तों वो परांतक प्रथम के मध्य और कृष्ण तृतीया। कृष्ण तृतीया कौन है, यह है राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट शासक। इधर अभी राष्ट्रकूट वंश चल रहा है और ये आपका क्या है, पल्लवों की चोलों की द्वितीय शाखा है। अब देखो प्रारंभ में जो दूसरी शाखा जब प्रारंभ होती है, यानी ये परांतक प्रथम तक अभी ये इतनी फैली हुई नहीं है, दक्षिण में तो फैल गई है, ये राजेंद्र चोल के शासनकाल के दौरान इतनी ज्यादा फैल जाता है साम्राज्य। ठीक है, श्रीलंका तक ये क्या कर देते हैं, अधिकार कर लेते हैं। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है, राजेंद्र प्रथम की। अभी हम इस पे आने वाले हैं। तो तकोलम युद्ध हुआ था परांतक प्रथम और कृष्ण तृतीय के मध्य। कृष्ण तृतीय ये राष्ट्रकूट शासक है और इसमें परांतक दोस्तों क्या होता है, पराजित होता है। साथ साथ दोस्तों यहां पे आपको यह भी ध्यान देना है, परांतक प्रथम का एक अभिलेख मिला है, उत्तर मेरु अभिलेख। तो ये किसका है, ये आपका परांतक प्रथम का। अब मैं इसको आपको क्यों बता रहा हूं, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो चोल कालीन यहाँ पे क्या थी, ग्राम प्रशासन की व्यवस्था थी, उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो उत्तर मेरु अभिलेख से मिलती है। चोल प्रशासन के बारे में जानकारी, चोल ग्रामीण प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है इस अभिलेख से। और ये उत्तर मेरु अभिलेख किसका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो यह है परांतक प्रथम का। उसके बाद नेक्स्ट जो राजा है चोल वंश का वो है राजराज प्रथम। तो राजराज प्रथम ने क्या किया, एक तो उसने श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया। ये अभी क्या है, ये चोल साम्राज्य है, ठीक है, तो ये यहाँ पे आक्रमण कर देते हैं श्रीलंका पर। वैसे चोल वंश के अधिकांश राजाओं ने दोस्तों श्रीलंका पर आक्रमण किया था। जैसे अगर हम बात करें प्रारंभिक जो प्राचीन चोल थे यानी संगम कालीन चोल, वहां का प्रतापी राजा करिकाल, ठीक है, उसने भी श्रीलंका पर आक्रमण किया था और श्रीलंका से लगभग 12,000 मजदूरों को लाया था और कावेरी पर क्या बनाया था, बांध बनाया था। और अब यहाँ पे जो दूसरी शाखा है, इसका जो राजा है राजराज प्रथम, इसने भी श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया है और इसके समय श्रीलंका का जो शासक है वो है महेंद्र वर्मन पंचम। ठीक है, साथ ही साथ इसने कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर को पराजित भी किया था। उसके बाद इसने दोस्तों एक मंदिर का निर्माण किया था जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर। और वर्तमान में इस मंदिर को कहा जाता है, वर्तमान में बृहदीश्वर मंदिर कहा जाता है, जबकि प्राचीन में इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता। ये तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। बृहदीश्वर मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु के तंजौर में। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों मंदिर कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है बृहदीश्वर मंदिर, जिसका निर्माण किसने कराया था, ये कराया था राजराज प्रथम ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे राजेंद्र प्रथम, चोल वंश की जो दूसरी शाखा है, इसका सबसे प्रतापी शासक है दोस्तों राजेंद्र प्रथम, जिसको राजेंद्र चोल के नाम से भी जाना जाता है। इसके शासनकाल में दोस्तों चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये देखो, ये है पल्लव। ठीक है, अब पल्लव जब समाप्त हो जाएंगे तो यहीं पे क्या होगी, चोल वंश की दूसरी शाखा की स्थापना होगी। तो अभी इनका साम्राज्य इतना कम है। यहाँ पे दोस्तों जब चोल वंश की दूसरी शाखा की स्थापना होगी तो इनका साम्राज्य अभी इतना ही है, लेकिन जब यहाँ पे राजेंद्र प्रथम, जो राजेंद्र चोल जिसको कहा जाता है, वो शासक बनेगा, तो यहाँ देखो, यहाँ पांड्य है, इनको भी परास्त करेगा। वैसे इनको तो प्रांतक प्रथम है, उसने भी पराजित कर लिया है। साथ ही साथ यहाँ पे चेर जो राज्य है वहां पर भी कब्जा कर लेगा और ऊपर बंगाल तक वो आक्रमण कर देता है और श्रीलंका पर भी अधिकार करता है। और फिर ये चोल साम्राज्य इतना बड़ा फैल जाएगा। तो ये किसके शासनकाल में फैला, यहाँ देखो नीचे, ये देखो इतना बड़ा ये साम्राज्य फैल चुका है। और ये किसने फैलाया है, तो ये फैला दिया है राजेंद्र प्रथम ने।
श्रीलंका तक, ये देखो, ठीक है। तो राजेंद्र प्रथम को इसीलिए क्या कहा जाता है, इस वंश का जो दूसरी शाखा है चोल वंश की, सबसे प्रतापी शासक इसको माना जाता है। सर्वाधिक विस्तार चोल वंश का इसी के शासनकाल में हुआ। अब देखते हैं इसके प्रमुख आक्रमण। तो एक तो इसने यहाँ पे था पांड्य वंश, तो पांड्य वंश पर पूरा अधिकार कर लिया। यहाँ पे था चेर वंश, तो चेर वंश पे भी पूरा अधिकार कर लिया है। और ये देखो ये श्रीलंका है, तो श्रीलंका पर भी इसने आक्रमण करके श्रीलंका पर अधिकार किया था। अब यहाँ पे इतना ही नहीं रुकता, राजेंद्र प्रथम ये क्या करता है, बंगाल पर आक्रमण कर देता है। अगर हम भारत की हिस्ट्री की बात करें, ये तो मैंने दक्षिण का मैप बना रखा है, तो ऐसा होता है ना, भारत इस प्रकार मैप है, आगे इस प्रकार बनता है, ठीक है। और यहां से, और ये इधर बंगाल है इस साइड, ठीक है। मतलब ये पूरा साम्राज्य था बंगाल का। बंगाल उस समय बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब बंगाल के अंतर्गत आते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते ये है बंगाल। तो राजेंद्र चोल यहां से उड़ता है और सीधे पहुंच जाता है बंगाल, और यहाँ के शासक को ये पराजित करता है। और देखो बंगाल में क्या है, यहाँ पे गंगा नदी है, तो वो गंगा नदी से जल लेकर आता है। तो कुल मिला के देखो गंगा नदी तक इसने क्या कर दिया है, आक्रमण कर दिया है। और ये बंगाल पर आक्रमण करके दोस्तों एक नई उपाय धारण करता है, गंगेय कोंड चोल, ठीक है। गंगेय कोंड चोल यानी गंगा को जिसने विजित कर लिया है, गंगा को जीतने वाला। क्योंकि देखो गंगा कहाँ है, बंगाल में है, और गंगा तक इसने क्या कर दिया है, अपनी जीत हासिल कर दी है, बंगाल के राजा को यहाँ पे पराजित कर लिया है। तो गंगा तक जीत करने वाला शासक है गंगेय कोंड चोल। और ये उपाधि किसने धारण की है, तो राजेंद्र प्रथम ने, क्योंकि इसने बंगाल के शासक महिपाल प्रथम पर इसने आक्रमण किया और उसे उसने पराजित किया, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको नोट करना है, गंगेय कोंड चोल की उपाधि किसने धारण की, तो राजेंद्र प्रथम ने। साथ ही साथ इसने दोस्तों कावेरी के मुहाने पर एक नया नगर बसाया, जिसका नाम इसने क्या रखा, गंगेय कोंड चोलपुरम, ठीक है, गंगेय कोंड चोलपुरम। और यहाँ पे एक इसने बांध या एक छोटी सी झील या पोखरा खुदवाया, जिसको कहा उसने चोल गंगम, ठीक है, चोल गंगम के नाम से। तो गंगा को जीतने वाला गंगेय कोंड चोल। अब इस उपलक्ष्य में, इस जीत के उपलक्ष्य में एक नई नगर इसने कावेरी के मुहाने पर बसाया, उसका नाम रखा गंगेय कोंड चोलपुरम। और यहाँ पे एक छोटी सी झील या छोटे से यहाँ पे पोखरा का निर्माण कराया, जिसका नाम क्या रखा, चोल गंगम रखा। तो ये हो गया राजेंद्र प्रथम, जो कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जिसे माना जाता है। उसके बाद इस वंश में राजाधिराज प्रथम हुआ, उसके बाद राजेंद्र द्वितीय हुआ, और इस वंश का जो सबसे अंतिम शासक हुआ दोस्तों, वो हुआ राजेंद्र तृतीय। तो बाकी अन्य शासकों के बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है और ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है। तो जितने भी राजा महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न दोस्तों पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको पूरी डिटेल्स में यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चोल वंश यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा चर्चा कर लेते हैं चोल प्रशासन के बारे में, इनका प्रशासन कैसे चलता था। जो इंपॉर्टेंट होंगे, ज्यादा डिटेल्स में जाऊंगा नहीं यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट होगा वही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो चोल प्रशासन सबसे ऊपर क्या होता, राजा होता, यानी राज्य बंटा होता यहाँ पे मंडलों में, जिसको मंडलम कहते थे। और फिर ये मंडलम बटे होते थे कोटयम में, और फिर ये बटा होता नाडु में, और फिर ये होता अंत में कुर्रम। इस प्रकार से इनका प्रशासन बटा होता था। और लगभग ये 6 मंडलों में दोस्तों ये बटा होता था, ठीक है। मंडल जिसे प्रांत भी कहा जाता था, उत्तर भारत में इसे प्रांत कहा जाता, जबकि चोल साम्राज्य में इसे मंडलम कहा जाता। और राज्य में लगभग कितने मंडल हुआ करते थे, 6 मंडल, ठीक है, इनकी संख्या 6 हुआ करती थी। साथ ही साथ चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, ये एक स्थानीय प्रशासन था। मतलब देखो यहाँ पे राज्य से लेकर अंत ग्रामीण तक, ठीक है, इस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था देखने को मिलती है। अब इनकी कुछ सभा और समितियां हुआ करती थी। तो जो साधारण लोगों की सभा हुआ करती थी उसे कहा जाता था उर, यानी साधारण लोगों की सभा या उनकी मीटिंग। उसके बाद सभा आप समिति भी ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद जो अग्रहर और ब्राह्मण यानी जो सीनियर थे,
जो मतलब उच्च पदों पर थे, तो यहाँ पे मैं ब्राह्मण लिख रहा हूं, ब्राह्मण और अग्रहर, अग्रहर यानी जो उच्च पदों पर है, इनकी जो समिति हुआ करती उसे कहा जाता था सभा या महासभा, सभा या महासभा। राजस्व की बात कर लेते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि चोल साम्राज्य में राजा द्वारा भूमि की उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। तो जो भू राजस्व था चोल प्रशासन में वो था 1/3, जबकि आपने देखा मौर्य प्रशासन में और गुप्त प्रशासन में 1/4 से लेकर 1/6 भाग उपज का दिया जाता है भू राजस्व में, जबकि चोल प्रशासन में दोस्तों ये क्या है, 1/3 भाग उपज का दिया जाता है भू राजस्व के उपलक्ष्य में, ठीक है, राजा को। साथ साथ कुछ अन्य कर जैसे आयम कर हुआ करता, ये एक राजस्व कर था, कुटी में कर, ये एक लगान कर था। और मंदिर निर्माण शैली यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो यह है द्रविड़ शैली। जितने भी इस काल के मंदिर बने हैं वो द्रविड़ शैली से बने हैं और लगभग ये 4-5 मंजिला मंदिर हुआ करते थे। तो ज्यादा डिटेल्स में चोल प्रशासन के बारे में जाते नहीं है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे दोस्तों वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। तो चोल वंश हो गया और पल्लव वंश भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और दक्षिण भारत के इस इतिहास में जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, यानी यहाँ पे 17वां लेक्चर, उसमें आपको बताया जाएगा यहाँ पे चालुक्य वंश के बारे में। और चालुक्य वंश के बाद जो राष्ट्रकूट वंश, देखो ये यहाँ पे चालुक्य वंश ये है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चालुक्य वंश के बारे में थोड़ा एक चीज समझ लीजिए आप, फिर आपको कल अच्छे से समझ में आएगा। चालुक्य वंश में भी क्या होता है, चालुक्य वंश इसका जो उदय होता है वो 3 शाखा में होता है, 3 शाखा। जैसे अभी हमने आपको चोल वंश के बारे में बताया, तो ये तो 2 शाखाओं में उदय होता है इसका, 2 शाखाओं में स्थापना, 2 शाखा आती है इसकी। चालुक्य वंश की 3 शाखा है। पहली जो शाखा है वो है यहाँ पे वातापी के चालुक्य, इनके राजधानी कहाँ थी, वातापी, तो इनको कहा जाता है वातापी चालुक्य। फिर यहाँ पे क्या होता है, वातापी चालुक्य वंश समाप्त होता है और इनकी जगह कौन आते हैं, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट। लेकिन ये राष्ट्रकूट एक गलती क्या करते हैं यहाँ पे कि जो वातापी के चालुक्य शासक थे इनको अपना सामंत बना देते हैं। तो इन्होंने सामंत किसको बना दिया है, चालुक्यों को सामंत बना दिया है, चालुक्य शासकों को। अब देखो ये भले ही अभी कमजोर है इसलिए सामंत है, लेकिन जिस दिन ये शक्तिशाली हो जाएंगे ये पुनः क्या करेंगे, अपने वंश को पुनः बढ़ाएंगे, अपने वंश को क्या करेंगे, फिर गद्दी पर बैठाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये पहले राजा थे, अभी सामंत बन चुके हैं, अभी ये कमजोर है इसलिए सामंत है, लेकिन कल के दिन अगर ये क्या हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं, तो ये फिर क्या बनेंगे, दोबारा राजा बनेंगे। और ऐसा पुनः देखने को भी मिलता है। राष्ट्रकूट वंश यहाँ पे जब शक्ति विहीन हो जाता है तो यहाँ पे चालुक्य शासकों की दूसरी शाखा उदय होती है और उसका नाम क्या था, कल्याणी के चालुक्य, क्योंकि इनकी राजधानी कहाँ रहती है, कल्याणी। और कल्याणी चालुक्य के बाद तीसरी शाखा इनकी जो होती है वो होती है वेंगी के चालुक्य। तो 3 शाखाओं के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे चालुक्य वंश की, और बीच में हम यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश के बारे में भी जानेंगे। तो बिल्कुल क्रम से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूज क्रिएट ना हो और सब चीज आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में यहाँ पे आ सके विद मैप के माध्यम से। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।